मैं धर्मेंद्र आचार्य आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। कल हम लोगों ने उत्तर भारत के विशाल मैदान के कई पक्षों पर विचार विमर्श किया था, जिसमें पंजाब का मैदान, राजस्थान का मैदान और ब्रह्मपुत्र के मैदान पर हम लोगों ने विस्तार से बातचीत की। आज हम लोग मुख्य रूप से गंगा के मैदान पर विचार विमर्श करेंगे। गंगा का मैदान उत्तर भारत के विशाल मैदान का सबसे बड़ा भाग है और सबसे महत्वपूर्ण भाग है, और हम लोग इस गंगा के मैदान के भिन्न भिन्न पहलुओं पर, भिन्न भिन्न पक्षों पर संक्षिप्त में विचार विमर्श करेंगे। सबसे पहले अगर इसकी अवस्थिति को हम देखें तो गंगा का मैदान यमुना से लेकर के तीस्ता नदी तक, यमुना नदी से लेकर के तीस्ता नदी तक फैला हुआ है, और ये लगभग यहाँ से यमुना से तीस्ता तक 1400 किलोमीटर में पूरब से पश्चिम की ओर फैला हुआ है। इसकी चौड़ाई लगभग 300 किलोमीटर है, और इस तरह से हम देखते हैं कि यह मैदान दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। इस मैदान की अगर हम बातचीत करें तो क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 4.25 लाख वर्ग किलोमीटर में यह मैदान फैला हुआ है। इसकी ढाल दक्षिण और पूरब की तरफ है, अर्थात इससे पहले जितने मैदान की चर्चा हमने किया, या पंजाब का मैदान हो, या ब्रह्मपुत्र का मैदान, या राजस्थान का मैदान, उस सब के ढाल आपको दक्षिण और पश्चिम की तरफ था, लेकिन इसका ढाल दक्षिण और पूरब की तरफ है। इसकी ढाल प्रवणता की बात करें तो लगभग 13 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर है, अर्थात 1 किलोमीटर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ढाल लगभग 13 से 15 सेंटीमीटर कम हो जाएंगे या ज़्यादा हो जाएंगे। अगर इस मैदान की समुद्र तल से हम ऊंचाई देखें तो सबसे अधिक ऊंचाई इसके सहारनपुर उत्तर प्रदेश में है, जहां समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 276 मीटर है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे दक्षिण और पूरब की तरफ हम बढ़ेंगे, इसकी ढाल कम होती जाएगी। जैसे सहारनपुर में 276 मीटर, रुड़की में 274 मीटर, फिर दिल्ली में 216 मीटर, अलीगढ़ में 187 मीटर, कानपुर में 126 मीटर, लखनऊ 111 मीटर, प्रयागराज में 98 मीटर, वाराणसी में 76 मीटर, पटना में अगर आते हैं तो 53 मीटर, पटना के बाद भागलपुर में 49 मीटर, कोलकाता में 6 मीटर और गंगा सागर में 3 मीटर है। इस तरह से अगर हम देखें तो कोलकाता समुद्र तल से मात्र 6 मीटर ऊपर है, और गंगा सागर तो समझिए समुद्र तल में ही है, 3 मीटर केवल ऊपर है, और पटना 53 मीटर ऊपर है। तो इस तरह से हम देखते हैं जैसे जैसे हम दक्षिण और पूरब की तरफ बढ़ेंगे, गंगा के मैदान का ढाल कम, यानी ऊंचाई समुद्र तल से कम होता चला गया है, और इस क्षेत्र में गंगा के मैदान में कई प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनती है, जैसे भाबर क्षेत्र, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा है, तराई क्षेत्र, बांगर क्षेत्र, खाधर क्षेत्र, इसके अतिरिक्त भी खोल, बील, टाल, बेकार आदि आदि क्षेत्र यहाँ पर स्थलाकृतियाँ बनती है। ये सब गंगा के मैदान की अनूठी विशेषता है। ठीक से अगर गंगा के मैदान को देखना और समझना है तो विद्वानों ने इसे 3 भागों में या 3 उपभागों में बांट करके देखा है। सबसे पहला उत्तरी गंगा का मैदान, दूसरा मध्य गंगा का मैदान, और तीसरा निम्न गंगा का मैदान। कि सबसे पहले ऊपरी गंगा का मैदान। ऊपरी गंगा के मैदान को अगर हम देखें तो इसके उत्तर में शिवालिक पर्वत है, इसके दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय पठार है, इसके पश्चिम में यमुना नदी है, और इसके पूरब में मध्य गंगा का मैदान है। ऊपरी गंगा के मैदान के निर्माण में कई नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद और जलोढ़ की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसमें स्वयं गंगा, यमुना, रामगंगा, राप्ती, घाघरा आदि नदियों की महत्वपूर्ण भूमिका है।
इन्हीं नदियों के माध्यम से लाए गए अवसाद से इस ऊपरी गंगा के मैदान का निर्माण हुआ है और इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से यही नदियां बहती है। ऊपरी गंगा के मैदान को अगर हम देखें तो इसके 4 महत्वपूर्ण भाग हैं। सबसे पहला भाग है गंगा यमुना का द्वाब। ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि गंगा यमुना का द्वाब गंगा के मैदान के किस भाग में आता है, तो ऊपरी भाग में आता है, ऊपरी गंगा के मैदान में आता है। उसके बाद दूसरा रोहिलखंड का मैदान, हमारे यहाँ देखें आप बुंदेलखंड, रोहिलखंड, बघेलखंड, ये सब जगह हैं। तो रोहिलखंड का मैदान जो है यह दिल्ली से पूरब में अवस्थित है, अर्थात बदायूं, फर्रुखाबाद, बरेली, ये सब जो एरिया है ये रोहिलखंड वाले मैदान में पड़ता है। उसके बाद तीसरा देखें तो आगरा मंडल। आगरा मंडल का कुछ भाग, पूरे आगरा मंडल नहीं लेकिन इसका कुछ भाग ऊपरी गंगा के मैदान में आते हैं। और उसके बाद अवध का मैदान जो गोमती और घाघरा नदी के द्वारा लाए गए जलोढ़ से निर्मित है, वह अवध का मैदान भी ऊपरी गंगा के मैदान का ही भाग है। ये ऊपरी गंगा का मैदान कृषि के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ गेहूँ, मकई, चावल, चारा, आम, सब्जियां, सरसों, तिलहन, दलहन सभी प्रकार की कृषि की जाती है। विशेष करके भारत में जो हरित क्रांति हुई थी, उस हरित क्रांति को सफल बनाने में गंगा के ऊपरी मैदान की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो इस तरह से हम देखते हैं ऊपरी गंगा का मैदान हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद मध्य गंगा के मैदान को अगर देखें तो मध्य गंगा के मैदान का फैलाव मध्य उत्तर प्रदेश से मुजफ्फरपुर तक के क्षेत्र पर देखा गया है या है। और इसके एरिया को अगर हम देखें तो 1,44,000 वर्ग किलोमीटर में मध्य गंगा का मैदान फैला हुआ है। मध्य गंगा के मैदान में कई प्रकार के मैदान और द्वाब हैं, जैसे पहला गंगा और घाघरा का द्वाब, इसका सबसे ऊपरी भाग है मध्य गंगा के मैदान का, फिर सरयू का मैदान, फिर मिथिला का मैदान और उसके बाद कोसी के मैदान इसमें आते हैं। तो कुल मिलाकर के देखें कि मध्य गंगा का मैदान जो है वह मुख्य रूप से 4 क्षेत्रों से, पहला मिथिला का मैदान, दूसरा कोसी का मैदान, तीसरा सरयू का मैदान और चौथा गंगा घाघरा के द्वाब से मिलकर के बना है। अगर मध्य गंगा के मैदान में देखें तो कई नदियां, जैसे गंडक नदी, जैसे बूढ़ी गंडक, जैसे बागमती, जैसे लखनदई, जैसे कमला, जैसे कोसी, जैसे सोन नदी आदि नदियां इसमें बहती है। और इन्हीं नदियों के जलोढ़ से इस मैदान का निर्माण हुआ है। मध्य गंगा के मैदान में यत्र तत्र जहाँ तहाँ नीची भूमि है जिसमें सदैव पानी भरे या बहुत दिनों तक पानी भरे रहते हैं। बहुत दिनों का अर्थ है साल में 8 महीना 9 महीना तक इसमें बड़े क्षेत्र में पानी भरे रहते हैं। इसको पटना के आसपास के क्षेत्र में जल्ला कहते हैं और मोकामा के आसपास के क्षेत्र में इसे टाल कहा जाता है, जिसका एक उदाहरण बढ़िया का टाल है। इसको मधेपुरा, पूर्णिया और कटिहार वाले क्षेत्र में चाँप कहा जाता है। और जब हम पश्चिम बंगाल में जाते हैं तो इसे बील कहा जाता है। बील यानी कि जो मैदान के निचले भाग जहाँ पर प्रायः पानी भरे रहते हैं उसे वेस्ट बंगाल में बील कहा जाता है, पूर्णिया में चाँप कहा जाता है, मोकामा के पास टाल कहा जाता है और पटना के पास इसे जल्ला कहा जाता है। और अगर देखें तो मध्य गंगा के मैदान में नदी काफ़ी विसर्पित होती है। यहाँ पर विसर्पण के तत्व अधिक दिखते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप विसर्पण के कारण यहाँ गोखुर झील का निर्माण होता है। और अगर गोखुर झील का उदाहरण देखें तो बूढ़ी गंडक में आप मुजफ्फरपुर में ही एक विसर्पण के उदाहरण देख सकते हैं और मुजफ्फरपुर के बेनीबाध में बागमती में आप एक गोखुर झील का भी उदाहरण देख सकते हैं, जिसका निर्माण बेनीबाध के आसपास में हो गया है। और इस दोनों के मुख्य कारण यहाँ पर समतलता है। अधिक समतल होने के कारण
बहुत दूर से नदियां अवसाद लाती हैं, उसके ढोने की सामर्थ्य कम होने के कारण हम देखते हैं कि यहाँ इस तरह की स्थितियां बन जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि इस क्षेत्र में चौर का भी निर्माण होता है, और चौर किसे कहते हैं, तो दलदली भूमि को चौर कहा जाता है। अब आते हैं निचला गंगा के मैदान पर। निचला गंगा के मैदान को देखें तो इसकी अवस्थिति पटना, पश्चिम में पटना और पूरब में दार्जिलिंग तक देखें तो पटना से दार्जिलिंग तक यह फैला हुआ है, और इसके दक्षिणी भाग में सुंदरबन का डेल्टा है, जहां हम देखते हैं कि गंगा नदी गिरती है और अपना डेल्टा बनाती है। यहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष है। ये सुंदरी नामक वृक्ष जो हैं वो गराना वनस्पति का अर्थात मैंग्रोव वनस्पति का एक अनुपम सुंदर उदाहरण है, और यह क्षेत्र रॉयल बंगाल टाइगर के लिए और मगरमच्छ के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गंगा का डेल्टा विश्व के महानतम या सबसे बड़े डेल्टा में से एक डेल्टा है, और यहाँ पर ये निचले गंगा का मैदान इस क्षेत्र में पड़ते हैं। इसका क्षेत्रफल लगभग 81,000 वर्ग किलोमीटर में है, और इसके ढाल दक्षिण के तरफ कहीं कहीं और कहीं कहीं दक्षिण पूरब की तरफ है, और यहाँ पर कई नदियाँ जैसे अजय, जैसे रूपनारायण, जैसे दामोदर नदी, जैसे स्वर्णरेखा नदी आदि आदि नदियाँ यहाँ पर बहती हैं। इसी निचला गंगा के मैदान में एक राढ़ का मैदान है जो छोटा नागपुर के पठार के दक्षिण में और पूरब में पड़ता है, मुख्य रूप से पूरब में पड़ता है। यह मैदान चावल के उत्पादन के लिए एवं पटसन के उत्पादन और मकई के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन राढ़ के मैदान की एक समस्या यह है कि यहाँ पर मृदा अपरदन बड़े स्तर पर होते हैं। राढ़ के मैदान से ही दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी आदि बहती हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि गंगा का मैदान जो कई 3 महत्वपूर्ण भागों में विभाजित है, जो यमुना से लेकर के तीस्ता तक है, उसके कई सारी विशेषताएं हैं। यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं, जैसे जल्ला, टाल, चौर और चाँप आदि से बन सकते हैं, गोखुर झील से बन सकते हैं, इनकी में बहने वाली नदियों से बन सकते हैं, यहाँ कौन कौन फसल उपजाए जाते हैं इससे बन सकते हैं, आदि आदि। बहुत बहुत धन्यवाद।